अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं हूं सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। सॉरी दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ दोस्तों से मैंने वादा किया हुआ था कि मैं जो कि वीज़ा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डिफरेंट वीज़ाज़ हैं उनमें जो इंटरव्यू का जो सिस्टम है या इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा और आपने उन सवालात के जवाब किस तरह देने। देखिए, मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा और प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है कि आया कि आपकी प्रोफाइल क्या है, उसमें आपकी प्रोफाइल को देखते हुए सवाल करने हैं आपके साथ। लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको दे दूँगा और एक्सपीरियंस के हवाले से ही बताता हूँ मैं, यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैं ऐसे ही कह रहा होता हूँ, तो बाकायदा मैं उनको एक्सपीरियंस करके ही आपको बता रहा होता हूँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहला जो सवाल आता है जो कि एम्बेसडर के जहन में होता है वो ये होता है कि आया कि आप जो यूनाइटेड स्टेट का आपने इंतखाब किया, यानी कि स्टडी के लिए किया है या आपका यानी कि F1 वीज़ा है या फिर B1 B2 वीज़ा है या इसके अलावा आपका M1 वीज़ा है। M1 होता है ट्रेनिंग वीज़ा। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ से जा रहे हैं एथलीट्स बनने, यानी कि रेसलर बनने, WWE या फिर कुछ और ऐसा सिलसिला है, तो उसके लिए M1 वीज़ा होता है। तो बाकायदा तौर पे आपने वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना होता है, एडमिशन, और उसके ब्याज पे आप M1 वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसी तरह आपका B1 B2 है। B1 B2 जो है असल में B1 जो है वो बेसिकली फॉर द बिजनेस विजिटर्स हैं जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो B1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो B1 वीज़ा की कैटेगरी किन लोगों के लिए हो गई? जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं। तो सेकंड कैटेगरी है B2, ये प्लेजर के लिए जा रहे होते हैं जिनका मकसद होता है टूरिज़्म हो गया, आउटिंग हो गई या कुछ इजाफी पैसे हुए कि घूमना है, देखना है, तो उनके लिए B2 का वीज़ा है। इसी तरह F1 वीज़ा तो मैं बता चुका हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा है जो कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, जो कि 5 साल तक मल्टी एंट्री होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि F1 वीज़ा पे आपको वर्किंग अलाउड नहीं होती। चाहे आप कितनी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, कितने अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाएँ, आपको वर्किंग अलाउड नहीं होती, लेकिन लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा एक सवाल और आ रहा था दोस्तों की तरफ से, वो H1B वीज़ा के हवाले से जो कि वर्क वीज़ा है। देखिए, H1B वीज़ा जो है बहुत ही टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। इसके लिए बाकायदा तौर पे लाइजनिंग की ज़रूरत है, आपके कुछ रिलेशन मौजूद हों, कोई ऐसा एम्प्लॉयर हो जिसे आपकी नीड हो, वो आपके पेपर्स भेजेगा। काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसलिए कोई नहीं करता। ज़्यादातर जो प्रेफर की जाती है कि आप B2 वीज़ा पे आएँ और वहाँ रहते हुए फिर आप अप्लाई करें, तो लोग स्विच करते हैं। तो चलें और सवालात की तरफ आ जाते हैं। तो सवाल सबसे पहला होता है कि वाई यू चूज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बेसिकली आप गए स्टूडेंट के लिए, तो आपसे सवाल पूछा कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंतखाब क्यों किया एजुकेशन के लिए? आप पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ रहे या इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे या अपनी करंट जो होम कंट्री है या किसी और कंट्री का इंतखाब क्यों नहीं किया रैदर देन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों चूज़ किया? तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि मैं अगर जवाब देता तो मेरा जवाब होता कि क्योंकि सुपर पावर है, या ये कह सकता हूँ कि एक ऐसी कंट्री है जो कि एजुकेशन के मामलात में जानी जाती है, जहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया में मशहूर है, या ये है कि वहाँ से अगर मैंने एजुकेशन हासिल कर ली तो उसके बाद मैं अपने पाकिस्तान में आके आसानी से यानी कि एक अच्छी जॉब या अच्छा बिज़नेस रन कर पाऊँगा। और इसके अलावा एक और जवाब ये हो सकता है कि मैं किसी और यूरोपियन कंट्री का इंतखाब करता हूँ तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुझे इंग्लिश में बात करनी होगी, इंग्लिश में मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका जवाब हो जाता है। अब ये आपकी प्रोफाइल पे यानी कि सपोर्ट करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके हवाले से आपको जवाब देना है। तो सेकंड उनका सवाल होता है कि आपका कोर्स क्या है, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, एक मिसाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अलाबामा जा रहा हूँ, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपको इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में किसने बताया। ये सवाल भी हो सकता है, उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, दे आर साइकोलॉजिस्ट। तो उसमें फिर आपके पास एक ऐसा जवाब होना चाहिए जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए।
आपने कह दिया जी किसी कंसल्टेंट ने मेरा एडमिशन करवा दिया, उसकी वहाँ पे यानी कि जान पहचान थी, उसने करवा दिया। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। आपने ये कहना है कि मैंने गूगल पे या बिंग पे या आस्क पे बाकायदा तौर पे उसको इवैल्यूएट किया, उसकी तमाम चीज़ें देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी उसकी, और मुझे लगा कि मुझे वहाँ का पार्ट होना चाहिए, इतना अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ का, मुझे वहाँ होना ही होना है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बताएंगे आप तो एम्बेसडर को थोड़ा ट्रस्ट होगा कि हाँ जी इसने बाकायदा तौर पे होमवर्क किया है, इसका मेन मकसद वहाँ पे अमेरिका जाना नहीं है बल्कि स्टडी करना है। आपने यही बताना है उसको कि आप पढ़ने जा रहे हैं, ना काम करने जा रहे हैं, ना आपको किसी लड़की से शादी करनी है, ना आपने काम करना है। आपने मेन पर्पस बताना है कि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। उसको बाकायदा तौर पे आपका कुछ भी मकसद हो, लेकिन आपने उसको ये ट्रस्ट दिलाना है कि आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर घूमने जा रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि घूमने के लिए अमेरिका का इंतखाब क्यों किया? पूरी दुनिया है, आप दुबई नहीं घूमे, आप श्रीलंका नहीं घूमे, हो सकता है आपकी हिस्ट्री ना हो उस सूरत में। तो आपने फिर उस वक्त ये जवाब देना है कि देखें जी मेरा पैसा है, मेरी चीज़ें हैं, मेरा पासपोर्ट है, मेरी चीज़ें थी, मैंने अप्लाई कर दिया। और दूसरी बात ये कि मेरा शौक़ था कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखूं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करना मेरे हाथ में था, वीज़ा देना ना देना आपके हाथ में। तो मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वीज़ा दे देंगे। तो कुछ भी जवाब ऐसा जो आपको लगता है कि जिससे एम्बेसडर आप कंसीडर करें, आपको देना है। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? देखिए, बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बाकायदा तौर पे ट्रांजैक्शन नज़र आनी चाहिए कि पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं कि लाख रुपये आ रहे हैं, लाख रुपये जा रहे हैं, 5,000 निकाले जा रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, यानी कि इस तरह की ऊपर नीचे की ट्रांजैक्शन उसमें मौजूद हो। तो इस तरह का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और एक मैं आपसे सीक्रेट शेयर करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की वाहिद एम्बेसी है शायद जो कि आपके डॉक्यूमेंट पे वीज़ा देती ही नहीं है। 100% आप शौक होंगे इस बात पे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ आपके फेस इंप्रेशन, आपके सवालात के जवाब पे ही आपको वीज़ा देती है। और 90% जो आपका वीज़ा का डिसीजन होता है, जब आप DS 160 का फॉर्म ऑनलाइन जो भरते हैं, उसी वक्त वो डिसीजन ले लेती है कि आया कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो फॉर्म को भी बड़ा देखभाल के भरिए, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन खुद यानी कि इनपुट कीजिए। और या फिर कोई आपका दोस्त है, आप लोग हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, कोई कंसल्टेंट है, तो उन लोगों से आप हेल्प लीजिए, तो वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प ही करेंगे। कुछ आपसे चार्जेस लेंगे लेकिन आपका काम हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी का सवाल है। कोशिश करें कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनका आप सहारा लें, जिनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद उनका जो सवाल होता है वो ये होता है कि इस स्टडी को हासिल करने के बाद या इस डिग्री को हासिल करने के बाद आपका इरादा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप उसके बाद क्या वहाँ पे कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे। तो आपका जवाब ये होना चाहिए, सर मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरा घर फैमिली सब यहाँ है, मैं वापस आऊँगा और फिर जो भी चीज़ें हैं मैंने पाकिस्तान में आके कंटिन्यू करनी है। तो आपने उसको बाकायदा तौर पर यकीन दिलाना, भले आपने नहीं आना है कोई मसला नहीं, आपके फेस पे ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए जिससे उसे लगे कि आप वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे जा रहे हैं। तो फिर वो कह देगा जी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप वापस आएंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो आखिरी जो क्वेश्चन हो सकता है, वो तो बहुत सारे सकते हैं, इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि जब आपकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना, आखिर ऐसी क्या गारंटी कि आप वापस आ जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, समझ लें। इस सवाल तक पहुंच गए तो इस सवाल पे आपका वीज़ा डिपेंड करता है। तो आपने क्या जवाब देना उस वक्त? आपने उस वक्त ये देना है कि देखें मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर है। आप शादीशुदा हैं तो बहुत कम लोग हैं जो शादीशुदा स्टडी करने जाते हैं, फिर भी आपके स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान से एक मैरिज भी है, यानी कि आपकी शादी है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग टाइज है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है, गाड़ी है, पेपर हैं, यानी गाड़ी के पेपर्स हैं, वो भी आप सबमिट करा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, जमा नहीं करती US एम्बेसी, लेकिन वो आपसे देखेगी ज़रूर। तो आप ये लेके जाएं अपने साथ स्ट्रॉन्ग टाइज। और इसके अलावा इमोशनल टाइज भी आपके होने चाहिए पाकिस्तान के साथ, जैसे आपकी वालदा हैं, आपके वालिद हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको ट्रस्ट दिलाना है कि आप वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन आपने आना है, स्ट्रॉन्ग टाइज आपने पाकिस्तान के साथ दिखानी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने उनको ट्रस्ट दिला दिया, आपका बैंक स्टेटमेंट भी कोई मायने नहीं रखता,
आपकी स्टूडेंट हिस्ट्री भी कोई मायने नहीं रखती, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई मायने नहीं रखती। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्पर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल के साथ जाते हैं एम्बेसी में, लेकिन वहाँ जाके ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है।